हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटेरिया का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है। जो 243 का सी है उसमें बताया गया कि पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। वही भारत में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में और राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज के गठन कहेगा तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 21 में है। वही 6 वर्ष या 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और ये कहेगा तो 21 के क में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 21 के क में। 2 नंबर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। देख लेते हैं। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या पहले जो थी 6 थी, अब अस्थायी देशों की संख्या 10 है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए ये निर्वाचित होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 देश सदस्य हैं अस्थायी, उसका कार्यकाल कहेगा तो 2 वर्ष का होता है। और अस्थायी कहेगा तो कितने देश है, 5 देश हो जाएंगे। और इसका ट्रिक हो जाएगा ABRFC। ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से रूस, एफ से फ्रांस, सी से हो जाएगा सी से चीन। कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो महासभा इसकी नियुक्ति करता है सुरक्षा परिषद के आदेश पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इसकी नियुक्ति करता है महासभा। और कहे किसके आदेश पे, तो सुरक्षा परिषद के आदेश पे। आगे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कौन लेते हैं, तो राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे अनुच्छेद 64 के तहत। राज्यसभा के प्रथम सभापति कहेगा तो एस राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कहेगा तो जगदीप धनखड़ हैं। ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और क्रम से 14वां है। आगे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और कहेगा किसका राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, तो जो डेनमार्क का राष्ट्रीय ध्वज है सबसे पुराना है, यानी कि पहला देश है जो कि राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी। कहाँ पे, तो जर्मनी के स्टुगार्ड में। आगे देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। और डेट कहेगा तो 1843 में किया गया था। उस समय शासनकाल था लॉर्ड एलनबरो को। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के व्यापार जो था समाप्त हो गया था। केवल चीन के साथ था और चाय से व्यापार केवल था। और भारत से एकाधिकार जो व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है। सार्वजनिक धन के संरक्षण होंगे कैग, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट कहेगा किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा अध्यक्ष को। वही लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। और लोक लेखा समिति को पराकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में सभी 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। और लोक लेखा समिति या पराकलन समिति का कार्य करेगा तो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वही नियंत्रक जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उनका जो पद का बराबरी होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबरी होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहेगा किस में निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है।
संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन कहेगा किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? निष्कासित करते हैं राष्ट्रपति, और नियुक्ति कहेगा तो राज्यपाल करेंगे। त्याग पत्र कहेगा किसे देगा, तो राज्यपाल को। जो राज्य लोक सेवा आयोग है कहेगा उसकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, त्याग पत्र देगा राज्यपाल को, लेकिन निष्कासित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन अनुच्छेद 124 में है, और किसी भी उच्च न्यायालय गठन कहेगा तो अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, और दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 129 में। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें जो समाचार पत्र है ये राज्य सूची के विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची में शादी विवाह समवर्ती सूची में आता है, या जो शिक्षा भी है ये समवर्ती सूची में आता है, और वही कृषि, वन और सिंचाई ये सभी राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। संघ सूची का अंतर्गत आता है जनगणना, रेल और डाक। संघ सूची में वर्तमान में कहेगा तो अभी 100 विषय हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था 1946 में, और ये किए थे चार्ल्स बैबेज ने। कंप्यूटर के क्षेत्र में कहेगा महान क्रांति कब आया था? तो ये आया था 1960 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया था, जिसे एनडीसी कहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। जीआईसी का स्थापना हुआ था 1972 में। 10 नंबर हो जाएगा, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और देवदास जो है इनकी ही पुस्तक थी। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। दादा कामरेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यशपाल। उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे देखेंगे, 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? जननायक किसे कहते थे? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते थे। वही लोकनायक कहेगा तो लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, और इन्होंने हजारीबाग जेल से 1942 में भाग गए थे। बिहार विभूति के नाम से कहेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं। वही देश नायक कहेगा किसे कहते हैं? देश नायक कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, और देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। जननायक हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, देश नायक कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जो कि उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। एक और क्वेश्चन आता है कि देश रत्न किसे कहते हैं? तो देश रत्न कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा कथक से। बिरजू महाराज और लक्ष्मण महाराज हो जाएंगे कथक से। कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का है। ओडिसी से संबंधित है सोनल मानसी, और सोनल मानसी भरतनाट्यम से और ओडिसी दोनों से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति, और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों से संबंधित हो जाएंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएंगे। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है, और कथकली डांस करते थे उदय शंकर और मृलिना साराभाई। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वियना में। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया का। ओपेक के मुख्यालय भी वियना है, जो कि इसका स्थापना हुआ था 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना हुआ था 1957 में। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका कहेगा मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी। स्थापना कहेगा तो 1972 में हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहेगा तो इसका गठन किया गया था 1975 में, और इसका कहेगा कि मुख्यालय कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन हो जाएगा।
और विश्व व्यापार संघ कहेगा, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेगा, तो इसका गठन किया गया था 1995 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेगा तो इसका स्थापना हुआ था 1995 में, मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 1975 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कहेगा गठन कब हुआ था 1961 में और इसका मुख्यालय लंदन है। आगे देखेंगे 14 नंबर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे हाल कहते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1940 में, मुख्यालय बेंगलोर है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आईडीबीआई की स्थापना हुआ था 1964 में। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कहेगा गठन कब किया गया था, 1975 में किया गया था। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। शिलादित्य कहेगा किसका उपनाम था, तो हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का पुस्तक का नाम हो जाएगा नागानंद। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हराए थे और पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे नरसिंहदेव प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रसिद्ध कहेगा कौन थे, तो कालिदास थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या उनके दरबार में रहते थे। और वही आर्यभट्ट भी कहेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अशोक के उत्तराधिकारी कहेगा तो कुणाल हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने सेल्यूकस निकोटर को हराए थे 305 ईसा पूर्व में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, ये वंश हो जाएगा पांडव वंश। पांडव वंश की राजधानी कहेगा तो मदुरई हो जाएगा, संस्थापक हो जाएंगे नेडियोन। चोल वंश की राजधानी था तंजावुर और इसका संस्थापक विजयालय थे। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु, राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। चेर वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे, उदयनजेरल चेर वंश के संस्थापक थे। 17 नंबर हो जाएगा, 17 नंबर देखेंगे, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन करने वाले शासक कहेगा किस वंश के थे, तो तुगलक वंश हो जाएगा और शासक कहेगा तो बहलोल लोदी हो जाएंगे। सल्तनत काल पर यानी सल्तनत काल पर सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कहेगा तो तुगलक वंश हो जाएंगे। शासक कहेगा तो बहलोल लोदी हो जाएंगे, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। वही तुगलक वंश के संस्थापक कहेगा तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। गुलाम वंश या दास वंश जिसे कहा जाता था, इसका संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी कहा जाता था क्योंकि ये सल्तनत वंश के पहला शासक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कहेगा तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। लोदी वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। खातौली के कहेगा युद्ध कब हुआ था। खातौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में और किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ था और ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो कहेगा किसके शासनकाल में किया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में। वही अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे। अकबर के दरबार में कहेगा कौन से चित्रकार रहते थे, तो दशवंत और बसावन ये दोनों चित्रकार थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे। शाहजहां का कहेगा कि अन्य नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था। अकबर नागाड़ा बजाते थे और वही औरंगजेब कहेगा तो ये बीड़ा बजाते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी और इन्होंने आलमगीर की उपाधि ली थी। औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर, और इन्होंने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित किए थे और इनके दरबार में कहेगा कौन कौन से चित्रकार रहते थे, अबुल हसन और मंसूर। और चित्रकला का सर्वाधिक प्रचलित इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में।
राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे 1815 ईस्वी में। वही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1800 ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में। वही दयानंद सरस्वती के जन्म कहेगा तो 1824 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती कहेगा कब किए थे? तो 1875 में किए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कहेगा तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। राजा खेतरी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। 21 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक हो जाएंगे अरविंद घोष। अरविंद घोष के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन, और एक आता है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ कहेगा तो इसके लेखक हो जाएंगे शिवानंद। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थे। भारतीय या भारत सुधार समिति के कहेगा स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे 1887 में लंदन। भारत या भारतीय सुधार समिति के गठन किए थे 1887 में दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे? तो लंदन में। आगे देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा। और वही कब किया गया था? तो 1927 में। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की रचना किए थे 1904 में। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहेगा तो 1856 में हुआ था महाराष्ट्र में। और मृत्यु कहेगा तो 1920 में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। 23 नंबर हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो ये थे ऊंचे वर्ग। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन थे? तो ऊंचे वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, और उस समय वहाँ के कार्यकाल कहेगा तो लुई 14वां के था। एक कथन आता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। ये किसका कथन है? तो लुई 14वां का है। और फ्रांसीसी क्रांति कहेगा किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 16वां के। आगे देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं को कला क्रम अनुसार रखिए। इसमें दिया गया है प्रथम सिख युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, और प्रथम अफगान युद्ध, और तृतीय मराठा युद्ध। तो बोल रहा है कि इसमें से पहले कौन सा हुआ था? तो इसमें देखते हैं। पहले हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध, जो कि हुआ था 1817 से 19 तक। और इसके तहत क्या किया गया था? तृतीय मराठा युद्ध के तहत, तो इसके तहत पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हुआ था, इसके बाद हो जाएगा 1800। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हो जाएगा प्रथम बर्मा युद्ध। प्रथम जो बर्मा युद्ध था ये हुआ था 1824 से 26 तक। और कहेगा उस समय कार्यकाल किसका था? तो एमहर्स्ट का कार्यकाल था। इसके बाद हुआ था प्रथम अफगान युद्ध। कब हुआ था? तो 1839 से 42 तक। उस समय कार्यकाल किसका था? तो ऑकलैंड का कार्यकाल था। और इसके बाद प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। दूसरा सिख युद्ध कहेगा तो 1849 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल कहेगा तो 1845 से 56 1848 से 56 तक था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल 1848 से 56 तक था। प्रथम कहेगा मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक। और इसके तहत इसे समाप्त किया गया था सालाबाई के संधि के तहत। और दूसरा मराठा युद्ध कहेगा था 1803 से 5 तक हुआ था, और इसे समाप्त किया गया था देवगांव के संधि के तहत। एक बार फिर देखते हैं। प्रथम मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 तक, और इसे सालाबाई के संधि के तहत समाप्त किया गया। दूसरा मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 तक, और इसे देवगांव के संधि के तहत समाप्त किया गया था। और तीसरा मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 तक, और इसके तहत पेशवा पद को समाप्ति की गई थी। प्रथम सिख युद्ध कहेगा तो 1845-46 में हुआ था, और दूसरा सिख युद्ध कहेगा तो 1849 में हुआ था। और ये हुआ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल पे। आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस कब्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दमदमा से, जो कि महाराष्ट्र में है। लोथल हड़प्पा काल का एक बंदरगाह था, जो कि गुजरात में भगोड़ा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ता का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये बुर्ज होम से। आगे देख लेंगे। 26 नंबर हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हो जाएंगे भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। हरित क्रांति की शुरुआत करेगा भारत में कब से कब तक हुई थी? 1966 से 69 तक चला था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहेगा तो पंतनगर से हुआ था, उत्तराखंड से। और वही कहेगा हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड दिए थे। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था मैक्सिको से 1960 में। आगे देखेंगे 27 नंबर है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। यानी कि घटिया वस्तु यानी खराब वस्तु की मांग गिर जाएगी जब आपके पास आय बढ़ जाएगी। जब आपके पास आय बढ़ जाएगी तो आप खराब वस्तु नहीं खरीदिएगा। तो ये वही बोल रहा है कि घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? जब आपका आय बढ़ जाती है तब, यानी कि आय बढ़ती है तब। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत कहेगा किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत कहेगा बचत सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 नंबर हो जाएगा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कहेगा तो तृतीय क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय क्षेत्र से। प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि, दूसरा में आता है उद्योग और तीसरा में आता है मनोरंजन, सेवा, संचार, ये सब तीसरा क्षेत्र में आता है। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। रंगराजन समिति का संबंध विनिवेश से भी हो जाएगा। और वह ही कहेगा गरीबी निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2009 में। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 में। और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कहेगा तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किए थे जोसेफ फोरियर ने। और ग्रीन हाउस में सर्वाधिक योगदान CO2 का रहता है। और ग्रीन हाउस को कम करने के लिए या उसे रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में और ये हुआ था जापान में। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा आता है? CO2, CFC, CH4 यानी कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये हांगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। और हांगुल के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दाचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है हाथी के लिए और ये असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है हाथी के लिए और ये उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे, और वही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं 32 नंबर, योमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? योमथांग घाटी कहेगा तो ये सिक्किम में स्थित है। शांत घाटी कहेगा तो ये केरल में है। और वही जोहार घाटी कह देगा तो उत्तराखंड में है। असम जो राज्य है ये भूटान देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करती है और भूटान देश के साथ लगने वाला भारतीय राज्य हो जाएगा। इसका ट्रिक है साब। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से असम और एक और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा बंगाल। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू माध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बॉस जलडमरू माध्य। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू माध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कहेगा कौन सा जलडमरू माध्य है? तो ये हो जाएगा बेरिंग। कौन सी जनसंधि अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय रेखा के कहेगा समानांतर है? तो ये जाएगा बेरिंग। बाब उल मंडप या बेबेल मंडप कहीं कहीं देता है तो बाब उल मंडप कहेगा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाल सागर को अदान की खाड़ी से। लाल सागर को किसके जोड़ता है? तो लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है बाबुल मंडप। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है,
गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, यानी कि सही तापमान और सही वर्षा। गेहूं की खेती के लिए तापमान की ज़रूरत होती है 19 से 23 डिग्री सेल्सियस और वर्षा कहेगा तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। गेहूं जो है ये रबी फसल है और रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। 35 नंबर है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में और 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। LIC गठन हुआ था 1956 में और BSF के गठन हुआ था 1965 में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो दस्त-ए-लूट रेगिस्तान जो है ये ईरान में है और ईरान का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? सवाक हो जाएगा। इराक के गुप्तचर संस्था का नाम हो जाएगा अल मुखबरात और केवल मुखबरात कहेगा तो मिस्र का हो जाएगा। टकना मकान कहेगा कि रेगिस्तान कहाँ है? तो ये स्थित है चीन में। और वही उगते सूर्य के देश कहेगा किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं? तो इसमें क्यूरेशिया जो हो जाएगा यह ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है और ये गर्म जलधारा है और किसका है? तो प्रशांत महासागर का है। बाकी जो कनारी, फॉकलैंड, ये लेब्राडोर सभी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और सभी ठंडी है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से होता है? तो ये बेसाल्ट चट्टान जो है टूटता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी भी है। कोयला और एल्युमिनियम ये सब जो है खनिज प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। अग्नेय चट्टान कहेगा कैसे बनता है? तो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर जमती है उससे अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और ग्रेनाइट कहेगा तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 39 नंबर देखते हैं, 39 नंबर हो जाएगा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटन। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहेगा कौन सा करता है, कौन सा एंजाइम से होता है? प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है कहाँ से स्राव होता है? तो इसका स्राव होता है अग्नाशय से। अग्नाशय यकृत के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कण या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कहता है कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% रक्त का प्लाज्मा होता है। जो डेंगू होने पर प्लेटलेट्स जो है धीरे धीरे समाप्त होने जो डेंगू जब हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका प्लेटलेट्स जो लेवल है कम होने लगता है। श्वेत रक्त को रोग प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है और इसका कहेगा कार्यकाल होता है ना जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो ये हो जाएगा सभी, यानी कि 1, 2 और 3, 4 कौन कौन सा है? तो फुट एंड माउथ रोग जो कि वायरस के कारण होता है, उसके बाद हो जाएगा एंथ्रेक्स, उसके बाद हो जाएगा ब्लैक क्वार्टर, उसके बाद हो जाएगा काउपॉक्स। फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये वायरस से होता है और एक आता है एथलीट फुट और ये होता है कवक से। आगे देख लेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसरॉइड क्या है? ट्राइग्लिसरॉइड क्या है? तो ये एक प्रकार का वसा है। कार्बोहाइड्रेट कहेगा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो एमाइलेज जो है जो कि मानव के लार में पाया जाता है और ये कहेगा कि किसको पाचन करता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों तत्व मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि किससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है? तो विटामिन से।
प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन जो है पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भस्मीकरण। अपघटन में क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो अनेक अपघटन के अभिक्रिया से होता है। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो अपघटन के अनेक अभिक्रिया से होता है। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है तो ये हो जाएगा पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन है तो ये हो जाएगा पेप्टाइड। ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर में कोशिकाओं में पहुंचाना किसका कार्य है, तो ये इंसुलिन का है। ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाना कहेगा किसका काम है, तो इंसुलिन का काम है। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल का संचय होना या जम जाना। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होना किसका कारण है, तो लैक्टिक अम्ल का संचय होना। मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में होता है 639 और पसलियों की संख्या कहेगा तो इसकी होती है 24। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है, तो ये हो जाएगा शार्क, कच्छप और उदबिलाव। शार्क, कच्छप और उदबिलाव। जंतु जगत का कहेगा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडो। आगे देखेंगे 47 नंबर है, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित है। धनात्मक आवेश रहित बोल रहा है, यानी कि बोल रहा है कि धनात्मक नहीं है, तो ये हो जाएगा बीटा कण। बीटा जो होता है ये ऋणात्मक होता है। अल्फा किरण का सबसे अधिक क्या होता है, तो अल्फा किरण का सबसे अधिक होता है आयन क्षमता। वेधन क्षमता का सबसे अधिक किसका होता है, तो वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण का। और आयनन अधिक होता है आयनन क्षमता अल्फा किरण का। 48 नंबर हो जाएगा, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। जब अम्ल और क्षारीय नहीं होता है तो बैंगनी कलर का होता है। अम्ल क्या करता है, तो नीला लिटमस को ये लाल में बदलता है। क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस को और ये नीला में बदलता है। क्षार का स्वाद कहेगा तो कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद हो जाएगा खट्टा। लिटमस क्वेश्चन आता है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। लाइकेन का सहजीवी कहेगा तो कवक और शैवाल हो जाएगा। लाइकेन का यूज हम लोग करते हैं वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में से कौन कह रहा है कि अदिश राशि है, तो ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। अदिश में केवल परिणाम होता है और सदिश में दिशा और परिणाम दोनों होता है। वेग, बल और सदिश, वेग, बल और संवेग जो है ये सभी सदिश राशि हैं। वेग गुणे द्रव्यमान बराबर होता है, वेग गुणे द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग। वही बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। 50 नंबर हो जाएगा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, जो द्रव्यमान जो है ये जड़त्व का माप है। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तापमान का एसआई मात्रा कहेगा तो केल्विन हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ी हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार हो जाएगा कर्नाटक। दक्कन के पठार महाराष्ट्र, धारवाड़ के पठार कर्नाटक। बाबू बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। बाबू बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है ये तमिलनाडु में। और पहली जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया था तो नीलगिरी की पहाड़ी पर किया गया था 1986 में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वत। आगे देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुडी, और ये स्थित है अन्नामलाई पर्वत में। भारत के पूर्वी समुद्र तथा उसका विभाजन देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। वही गोलकुंडा तट कहेगा तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है।
आगे देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा, तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हो जाएगा पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापत्तनम ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे ये भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन हो जाएगा। कोंकण तट पे कहेगा तो ये गुजरात से गोवा तक है। मलबार तट कहेगा तो मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। आगे देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। पश्चिमी तट वाले बंदरगाह देखेंगे कंडाला, जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, और ये स्थित है गुजरात में। मारमा गोवा स्थित है ये गोवा में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नहावा सुआ कहेगा तो ये भी महाराष्ट्र में है। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में। कोची बंदरगाह स्थित है केरल में। आगे देखेंगे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी होती है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 737 मीटर है। पोम्बन द्वीप स्थित है मनारखी खाड़ी में। अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार का हो जाएगा सैडल पीक, और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। कुछ सुझाव है सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।